नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ईश्वर का चमत्कार। माँ आ गई मैं, कहाँ हो आप? यह कहकर जब नताशा अपने घर का गेट खोल रही थी, एक बूढ़ा जो कि वही गेट के पास फटेहाल अवस्था में एक सूखी रोटी चबा रहा था, शायद उसमें नमक लगा हुआ था, वह नताशा की आवाज सुनकर हड़बड़ाता हुआ उठता है और घर के पीछे बगीचे में चला जाता है, जिसे देख नताशा थोड़ी अचंभित हो जाती है, पर वह उस बूढ़े का चेहरा नहीं देख पाती। तो वह अंदर घुसते ही अपनी माँ पारुल से कहती है, माँ, यह बाहर गेट के पास बुजुर्ग कौन थे जो मुझे देखते ही हड़बड़ा कर चले गए? हमारे घर के पीछे, शायद पीछे बगीचे में गए हैं। अरे वह यही हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही रोटी दे देती हूँ। वही तुम्हें देखकर घबरा गए होंगे, इसलिए चले गए। पारुल ने कहा, हाँ पर माँ, वह बाहर नहीं, हमारे घर के पीछे बगीचे में गए हैं। नताशा ने कहा, अरे बेटा, तू गेट पर खड़ी थी तो वह वहां से कैसे जाते? इसलिए हड़बड़ी में बगीचे में चले गए होंगे, सोचा होगा तेरे अंदर आते ही वह चले जाएंगे। तू यह सब छोड़, आते ही क्या पुलिस वालों की तरह सवाल किए जा रही है? सफर से आई है, थक गई होगी, जा अपने कमरे में फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता ले आता हूँ। पारुल ने कहा, हाँ माँ, जाती हूँ, पर दादू कहाँ हैं? वह नहीं दिख रहे। यह कहकर नताशा दादू दादू कहकर पुकारने लगी, जिससे थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग एक कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं, अरे नीतू, आ गई क्या दादू? यह बोलकर नताशा दौड़कर अपने दादू कमलेश जी के गले लग जाती हैं। कितने बीमार से दिख रहे हैं आप दादू, क्या अपना बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते? माँ, आप कुछ कहती नहीं इन्हें? नताशा ने कहा, छोड़ ना बेटा, तू तो जानती है ना इनको, यह किसी की सुनते ही कहाँ है। कोई कमजोर वमजोर नहीं है बेटा, खाना पीना एक मिनट को इन्हें भूल जाए, पर यह नहीं भूलते खाने को। पारुल ने जैसे ही ऐसा कहा, नताशा कहती है, यह क्या बोल रही है माँ आप? अरे मेरा मतलब यह समय के बहुत पक्के हैं, अपना हर काम सही समय पर करते हैं। पर तू बता, तू अभी नाश्ते में क्या खाएगी? पारुल ने कहा, मैं तो वही खाऊंगी जो दादू का भी फेवरेट है। क्योंकि दादू खाओगे ना मेरे साथ मटर का निमोना? नताशा ने कहा, तुझे याद है नीतू? यह कहते हुए कमलेश जी की आंखें भर आई, पर बेटा, मटर वटर अभी इनको नहीं पचता, इसलिए तो यह बस फीका खाते हैं। इस उम्र में तो यह सब होता ही रहता है। तू अपनी फेवरेट खाना, पनीर के पराठे, मैंने तेरे पापा से पनीर भी पहले से ही मंगवा कर रखे हैं। पारुल ने कहा, माँ, यह सब तो मैं हमेशा वहां भी खाती हूँ, मुझे तो आज मटर का निमोना ही खाना है, और साथ में दादू भी खाएंगे। एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होगा, और जो भी होगा देखा जाएगा। आखिर डॉक्टर क्यों है? दादू, चलो आप मेरे साथ, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है और आपको काफी सारी तस्वीरें भी दिखानी है। यह कहकर नताशा कमलेश जी को अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद पारुल निमोना बनाकर ले आती है, पर वह एक कटोरी ही लाकर नताशा को दे देती है, जिससे नताशा पूछती है, और दादू का? वह उनका मैंने टेबल पर ही रखा है, क्योंकि इतना गर्म वह यहाँ हाथ में लेकर नहीं खा पाएंगे, उनके हाथ कांपते हैं। जाइए बाबूजी, आप वहीं टेबल पर बैठकर खा लीजिए, यहाँ मैं नताशा के साथ तब तक थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। आखिर इतने दिनों बाद आई है मेरी बेटी। यह कहते हुए पारुल कमलेश जी को इशारे से वहां से चले जाने को कहती हैं। कमलेश जी चुपचाप बाहर चले जाते हैं। इस पर नताशा पारुल से कहती है, क्या माँ, आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसे बर्ताव करती हो? क्या होता जो दादू भी यहाँ बैठकर खा लेते? क्या बेटा, जब से आई हो दादू दादू ही किए जा रही हो? अपनी माँ के लिए तो जैसे फुर्सत ही नहीं है। मैंने भी तो तेरा इंतजार किया है, मेरा भी तो हक है तुझसे अकेले बात करने का। पारुल ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा,
यह कहकर नताशा पारुल के गले लग जाती है। अगली सुबह पारुल सोई थी, पर नताशा कई सालों से नौकरी की वजह से बाहर अपने शहर से दूर रहती हैं, तो उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। तो वह सुबह उठकर ब्रश करती हुई बाहर आंगन में आई, जहां उसकी नजर फिर उस बुढ़े पर गई। वह कड़ाके की ठंड में बिना शॉल स्वेटर लिए आंगन में झाड़ू लगा रहा था। उसे नताशा ने पीछे से देखा और आवाज लगाई, जिस पर वह बुजुर्ग तुरंत ही मेन गेट खोलकर भाग गया। नताशा उसके इस व्यवहार से हैरान होकर अंदर गई और अपनी माँ को जगाया। क्या हुआ नताशा, तू इतनी सुबह क्यों उठ गई? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? पारुल ने कहा, हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है माँ, पर आप एक बात बताओ कि उस दिन जिस आदमी को मैंने आंगन में रोटी खाते हुए देखा था, आज वह इतनी सुबह हमारे आंगन में झाड़ू लगा रहे थे, वह भी बिना चप्पल, शॉल या स्वेटर के। क्या आप उन्हें रोटी के बदले में यह काम करने को कहती हैं? नताशा ने कहा, अरे नहीं नहीं, वह तो खुद ही करते हैं। उनका पूरा दिन कोई काम नहीं होता और वह बड़े खुददार हैं। उन्हें किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। कहते हैं अगर मेरी दी हुई रोटी के बदले उन्हें मैंने कोई काम ना दिया तो वह उन्हें भीख लगेगी। बस इसलिए वह जबरदस्ती यह सब करते हैं। तूने उनको आवाज दी, फिर वह कहाँ गए? पारुल ने कहा, पर वही तो, जब भी वह मुझे देखते हैं भाग क्यों जाते हैं? मैंने उन्हें आवाज भी दी, पर वह सीधा मेन गेट खोलकर भाग गए। नताशा ने कहा, बेटा तू छोड़ ना यह सब, तू जब से आई है बस उनकी जासूसी कर रही है। मैंने अभी कहा ना, वह बड़े खुददार हैं, तो हो सकता है तेरे सामने यह काम करने में उन्हें शर्म आ रही हो, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। और इतनी ठंड में इतनी सुबह भी उठने की कोई जरूरत नहीं कल से। पारुल ने कहा, ठीक है माँ, अगर ऐसा है तो नहीं पूछूंगी अब उनके बारे में। बेचारे जाने क्या मजबूरी रही होगी जो इस उम्र में यह काम करना पड़ रहा है। पर माँ, आप उन्हें एक स्वेटर और चप्पल तो दे सकती थी ना। इतनी ठंड है, वह इतने खुददार है जैसा कि आप कह रही हैं, वह खुद से तो मांगेंगे नहीं। नताशा ने कहा, उन्हें दिया था मैंने, पर वह नहीं पहनते, कहते हैं काम करते हुए गर्मी लगती है। पारुल ने कहा, अच्छा दादू कहाँ है? वह तो सुबह जल्दी उठते हैं ना, अपने कमरे में भी नहीं है। नताशा ने पूछा, वह तो सुबह टहलने जाते हैं। पारुल ने कहा, फिर तो कल से मैं भी उनके साथ जाऊंगी। नताशा ने कहा। अगले दिन जब नताशा सुबह जल्दी उठकर कमलेश जी के कमरे में जाती हैं, तो उसे कमलेश जी सोते हुए मिले। जब वह उन्हें जगाने गई तो देखा कमलेश जी को काफी बुखार है। तो नताशा उन्हें जगाकर कहती है, दादू आपको तो तेज बुखार है। नताशा के इस बात पर कमलेश जी हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं और नताशा से कहते हैं, अरे नीतू, तू उठ गई? कितना बज गया? अभी तो 6 बजे हैं दादू। नताशा ने कहा, हे भगवान, इतनी देर हो गई? कमलेश जी ने कहा, हो गई देर तो हो गई, अब इतनी बुखार में भी टहलने जाएंगे क्या? चुपचाप लेटे रहिए, थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं, तब तक मैं आपको पानी की पट्टी कर देती हूँ। नताशा ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह बुखार यूं ही चला जाएगा। मुझे किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है और ना ही पानी की पट्टी की जरूरत है। अरे इतनी देर हो गई आंगन में। यह कहते हुए कमलेश जी अचानक चुप हो गए। क्या आंगन में? और आप कोई शक्तिमान हैं जो इतने बुखार में भी आपको डॉक्टर और दवा की जरूरत नहीं है? आप चुपचाप लेटे रहिए। यह कहकर नताशा पानी की पट्टी लेकर आती है और कमलेश जी के सर पर रखने लगती हैं। उस पानी की पट्टी से कमलेश जी सोने लगे। तभी नताशा उनके बालों को सहलाने लगी। उनके बालों में उंगलियां फिराते फिराते उसकी नजर कमलेश जी के सर पर लगे
कई टाकों पर गई। 3-4 जगह पर छोटे छोटे टाकों के निशान थे। यह देखकर नताशा कमलेश जी से पूछती है, दादू, यह आपके सर पर इतने सारे टाके? नताशा के ऐसा कहते ही कमलेश जी को मानो अचानक करंट ही लग गया हो। वह उठ बैठे और कहने लगे, नीतू, तू अब जा, मेरा बुखार उतर गया। और हाँ, मुझे बुखार है यह बात भी किसी को मत बताना। पर दादू, आप कहाँ जा रहे हैं ऐसी हालत में? आप चुपचाप इस कमरे में लेटे रहिए, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और आपको बुखार है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? नताशा ने कहा, नीतू, तू चाहती है ना मैं इस कमरे में रहूं? ठीक है, पर तू अभी जा अपने कमरे में, मुझे थोड़ा आराम करना है। जा यहाँ से। कमलेश जी ने यह बात बड़ी बेरुखी के साथ नताशा से कही। नताशा भी अपने दादू के अचानक ऐसे व्यवहार को समझ नहीं पाती है और वहां से जाने लगती है। तभी कमलेश जी उससे कहते हैं, और सुन, अब कृपा करके 1 घंटे तक मुझे परेशान मत करना। नताशा वहां से चली तो जाती है, पर वह बड़ी हैरान हो जाती है और सोचती है, पता नहीं यह दादू को अचानक हो क्या गया है। लगता है बुखार में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब 1 घंटे बाद ही उनकी तबीयत देख कर जाऊंगी, और जब तक भी इनका बुखार नहीं उतरा तो ले जाऊंगी जबरदस्ती इनको डॉक्टर के पास। नताशा फिर अपने कमरे में बैठकर अपना फोन देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब पारुल उठती है तो नताशा उससे कहती है, माँ, आप अभी उठी? हाँ बेटा, पारुल ने कहा। फिर रसोई में बर्तन कौन धो रहा था? कब से बर्तन धोने की आवाज आ रही थी, मुझे लगा आप हैं, नताशा ने कहा। यह कहने के बाद नताशा दौड़कर रसोई में जाती है तो देखती है सारे बर्तन धुले रखे हैं, पर वहां कोई नहीं है। पीछे से पारुल आती है और वह कहती है, बेटा, बर्तन तो मैं ही रात में धो लेती हूँ, यह तुझे कहाँ से आवाज आई? अच्छा, ठीक है माँ, यह सब छोड़ो। आपको पता है दादू को काफी तेज बुखार है, पर वह ना तो डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं और ना ही मुझे ही उनके पास आने दे रहे हैं। पापा, आप जाकर कहिए दादू से, आपकी बात वह नहीं टालेंगे। नताशा अपने पापा नकुल से कहती हैं, तू भी ना बेकार में ही परेशान हो रही है बेटा, तेरे दादू ऐसे ही हैं, और जो उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले भी गया तो वह बच्चों की तरह नाटक करेंगे, ना दवाई ही लेंगे और ना ही किसी की बात मानेंगे। नकुल ने कहा, पर हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, रुकिए, मैं आती हूँ। यह कहकर नताशा कमलेश जी को तैयार कर बाहर ले आती है और फिर वह उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हैं। नकुल भी उनके साथ जाता है। घर वापस आने के बाद नताशा कमलेश जी से कहती है, कल से अभी कुछ दिनों तक आप सुबह उठकर टहलने नहीं जाएंगे, आप अपने कमरे से भी बाहर नहीं आएंगे। आपकी सारी जरूरतों का ध्यान मैं रखूंगी, और जो आपने मेरी कोई भी बात काटी तो याद है ना मेरी कसम? तूने इन्हें ऐसी कौन सी कसम दी है बेटा, जो यह तेरी हर बात माने जा रहे हैं? पारुल ने कहा, अगर यह मेरे दादू हैं तो मैं भी उनकी ही पोती हूँ। मैंने इनसे कहा, जो यह मेरी बात ना माने मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और पता है इस बात से यह इतना डर जाएंगे, मैंने कभी सोचा ना था, नताशा ने कहा। अगली सुबह नताशा रोज के समय से काफी जल्दी जग गई। उसे जोर की प्यास लगी थी तो पानी लेते वक्त उसने सोचा, जरा दादू को देख लूं कैसे हैं। पानी लेने से पहले ही वह कमलेश जी के कमरे में गई, पर वहां कमलेश जी को ना देखकर हैरान हो गई। तभी उसे रसोई से आवाज आई तो वह दौड़कर रसोई में गई तो देखा उसके दादू रात के जूठे बर्तन धो रहे हैं। वह चुपचाप वहीं छिप गई और कमलेश जी आगे क्या करते हैं देखने के लिए वही दरवाजे की ओट पर खड़ी हो गई।
बर्तन धोने के बाद कमलेश जी आंगन में झाड़ू लगाने गए। वह बिल्कुल उस बूढ़े की तरह झाड़ू लगा रहे थे, तो नताशा को समझते देर ना लगी। यह बूढ़ा उसे हमेशा देखकर भाग क्यों जाता था। नताशा चुपचाप दबे पांव अपने दादू के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही कमलेश जी एकदम सहम गए और उनके हाथों से झाड़ू छूट गया। वह रोते रोते अपना हाथ जोड़कर कहते हैं, नीतू, तूने मुझे काम करते देख लिया। यह बात अपने माँ पापा को मत बताना। पर दादू, अभी 3 बज रहे हैं, आपकी तबीयत भी खराब है। इस समय ऐसी ठंड में काम करने का क्या मतलब है? नताशा ने कहा, मतलब तो मुझे भी नहीं पता लाडो। बुढ़ापा बड़ी खराब बीमारी है। ऐसे में आपके अपने आप को छोड़ देते हैं, ऊपर से शरीर भी। बस किसी तरह मौत आ जाए, यही दिन रात दुआ करते हैं। कमलेश जी ने कहा, मतलब माँ पापा आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? नताशा ने कहा, चुप हो जा लाडो, वरना मेरे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। अब तो और चोट खाने की भी जगह नहीं बची है। तू जा अपने कमरे में और सो जा, और किसी को कुछ मत बताना। कमलेश जी ने कहा, दादू, अगर आप चाहते हैं मैं किसी को कुछ ना बताऊं, तो आप अभी मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए और मुझे पूरी बात बताइए। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपके इस हालत को देखकर भी मैं आराम से सो सकूंगी? नताशा ने कहा। उसके बाद कमलेश जी नताशा के कमरे में जाते हैं और फिर नताशा कहती है, अभी पापा और माँ के उठने में काफी समय है, तो आप आराम से पूरी बात बताइए। नीतू, जब तक तेरी दादी जिंदा थी, मेरा हर काम वही करती थी, पर जैसे ही वह स्वर्ग सिधारी, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। क्योंकि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो मैं तन से भी अस्वस्थ रहने लगा। बस यहीं से मेरे बुरे दिन भी शुरू हो गए। नकुल और पारुल ने तो जैसे मुझे इंसान ही समझना छोड़ दिया। पूरे घर का काम मुझसे करवाते हैं, बदले में सूखी रोटी और मार मिल जाती है। शुरुआत में तो मुझे यह सारे काम करने में काफी समय लग जाता था, तो इस पर पारुल मुझे काम खत्म न होने तक खाना भी नहीं देती थी। एक बार की बात है लाडो, सुबह से दोपहर हो गई, पारुल ने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने जब पूछा, बहू खाना दे दो, जिस पर बहू ने कहा, कल से आपने पूरा काम खत्म नहीं किया, अब खाना तभी मिलेगा जब आप पूरा काम खत्म करेंगे। रोज रोज काम को लेकर बोलना पसंद नहीं है मुझे। जिस दिन काम नहीं, उस दिन खाना भी नहीं। फिर मैंने उससे कहा, बहू तुम्हें तो पता ही है कल मैं बीमार था, फिर ऐसे क्यों बोल रही हो? इस पर नकुल को गुस्सा आया और उसने अपने हाथ के चाय के कप को मेरे सिर पर दे मारा, जिससे मेरा सिर फट गया और खून बहने लगा। उन्हें लगा कहीं मैं मर ना जाऊं, इसलिए आनन फानन में सरकारी अस्पताल ले गए और टाके दिलवा ले आए। फिर तो यह आए दिन होने लगा, कभी कप तो कभी ग्लास, तो कभी बेलन, चिमटा या थाली भी। पर इतनी मार और टांके लेकर भी मैं जिंदा हूँ। पता नहीं किस जन्म के कर्म भोग रहा हूँ लाडो। अभी जब से तू आई है, मुझे साफ साफ कह दिया गया है, तेरे सामने कोई काम ना करूं, और जो तुझे कुछ भी पता चला तो न जाने अब क्या फूट जाएगा मेरे सिर पर। तूने जब मुझे बुखार में सुबह उठने से मना कर दिया, तो पारुल ने कहा कि 3 बजे तू नहीं उठेगी, इसलिए सुबह के सारे काम मुझे 3 बजे उठकर ही कर लेने हैं और फिर वापस जाकर सोने का नाटक करना है। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कमलेश जी यह सब कहते कहते रो पड़े। पर दादू, आप इतना सब कुछ क्यों सह रहे हैं? आपका घर है, आप चाहते तो इन्हें निकाल देते और घर के बाकी हिस्से को किराए पर चढ़ाकर अपना गुजारा करते। नताशा ने कहा, नीतू
यह घर मेरे नाम था, पर तेरे पापा ने दादी के मरने के बाद यह उनकी कोई बीमा है ऐसा कह के धोखे से यह बोलकर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए, जो कि इस घर के कागजात थे। अभी इस उम्र में मैं कहाँ जाता कोर्ट कचहरी, जो मुझे समझ नहीं आती। इसलिए लाचारी में यह सब सहन कर रहा हूँ। और अब मेरी जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं, वह भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। कमलेश जी ने कहा, दादू, आपकी जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं, पर उसे ही अच्छे से बिताने पर अधिकार सबका है। बच्चों के एक चोट पर माता पिता कैसे बिलख जाते हैं, और वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता को ऐसे चोट पहुंचा रहे हैं। दादू, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ, सूद समेत उनकी बेटी उन्हें वापस करेगी। अब आप बस मेरे कहे मुताबिक चलेंगे, और अभी चुपचाप मेरे कमरे में सो जाइए कंबल ओढ़कर। जब तक मैं ना कहूं, आप मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। नताशा ने कहा, पर लाडो, झाड़ू बाकी हैं अभी। जो बहू ने देखा, कपड़े भी नहीं धुले, काम पूरा नहीं हुआ। कमलेश जी ने अपनी बात पूरी खत्म भी नहीं की, उससे पहले नताशा कहती है, आप बस जितना मैंने कहा है वह कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद पारुल उठकर देखती है, सिर्फ बर्तन धुले हैं, ना ही कपड़े धुले हैं और ना ही झाड़ू लगे हैं। वह दौड़कर कमलेश जी के कमरे में जाती है, जहां नताशा कंबल ओढ़े सोई थी। पारुल गुस्से में उनके ऊपर पानी डालकर कहती है, कहा था ना 3 बजे उठकर सारा काम खत्म कर लेना। लो, अब भी सो रहे हो। बुखार था ना, अब जब आपका बेटा आपके बुखार को दर्द में बदल देगा, तब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उठिए, सुना नहीं क्या? फिर पारुल जैसे ही कंबल खींचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और फिर नताशा पारुल से कहती है, क्या हुआ माँ? पापा को भी बुला लो, ताकि दादू के बुखार को वह दर्द में कैसे बदले, मैं भी तो देखूं। छी माँ, आप लोग से बात करने में घिन आ रही है मुझे। पीछे से नकुल बोलता हुआ आता है, अरे पारुल, अब क्या कर दिया बुड्ढे ने? इतना शोर क्यों मचा रही हो सुबह सुबह? फिर जब वह भी अंदर आता है, नताशा को कमलेश जी की जगह पर देखकर खामोश हो जाता है। आइए पापा, यहाँ जिस बुड्ढे को ढूंढने आप आए हैं वह तो नहीं है, पर मेरा बूढ़ा पिता जरूर है। अब से मैं भी आपको बुड्ढे ही बुलाऊंगी। और हाँ, बहुत सता लिया उस बेचारे बुड्ढे को, वह अब मेरे साथ रहेंगे। अब आप लोगों के ना तो कोई पिता है और ना ही कोई बेटी, और मुझे कॉल करने की भी कोशिश मत करना। पापा, आपके हाथ एक बार को भी नहीं कांपे अपने ही पिता का सिर फोड़ने से पहले? मुझे सब पता चल गया है, और इसलिए मैंने तय किया है कि अब अपने दादू को साथ ले जाऊंगी। रहिए आप लोग इस घर में अकेले। ओह सॉरी, वह सब तो तब होगा जब आप लोग को जेल से बेल मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर हर कोई अपने माता पिता को ऐसे ही टॉर्चर करेगा। तभी पुलिस वहां आ जाती है और नताशा कहती है, सर, यह दोनों मेरे दादू को रोज मारते पीटते थे। यह रहा आज का वीडियो, जहां यह मुझे दादू समझकर उन पर ठंडा पानी डाल रहे हैं, और उन्होंने धोखे से यह घर भी दादू से छीन लिया है। उसका भी मुकदमा चलाना है मुझे। नताशा ने अपने माता पिता को 2-2 साल की सजा दिलवाई और बोली, दादाजी, अब आप आराम से रह सकते हैं, पर इस उम्र में अकेले आप कैसे रहेंगे? इसलिए आप मेरे साथ चलिए, वहां आप मेरे साथ रहना। नहीं बेटा, जब यह बूढ़ी हड्डियां
इतनी मार सह सकती हैं, झाड़ू पोछा कर सकती हैं, तो वह अकेले भी रह सकती हैं। मुझे अपनी आजादी महसूस करने दे। अब से मैं चैन और सुकून में रहूंगा और जो मन करेगा सो खाऊंगा। दादाजी एकदम बच्चे जैसी हरकतें करने लगे, जिसे देख नताशा की आंखों में आंसू आ गए। नताशा ने अपने दादाजी के लिए एक सहायिका रख दी ताकि वह 24 घंटे दादाजी के साथ रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो। यहाँ तक कि हफ्ते में 2 बार नताशा उनसे मिलकर जाती। माता पिता जेल से छूटकर दोबारा अपने पिता से माफी मांगने पहुंचे तो पिता ने उन्हें माफ नहीं किया और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि आज से मेरा बेटा और बहू मेरे लिए मर चुके हैं। दोनों वहां से सर झुकाए चले गए और दर दर की ठोकर खाते रहे। उधर दादाजी अपने घर में अब आराम से रह रहे हैं। बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता उन्हें चांटा मारते हैं। काश बच्चे भी ऐसा ही अपने माता पिता के साथ कर पाते। पर अफसोस, जिन बच्चों के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया, कभी कहीं घूमने नहीं गए, उन्हें अच्छी परवरिश देने के चलते उन्हें अच्छी स्कूल में पढ़ाया लिखाया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन यह बुढ़ापे की लाठी नहीं, इस लाठी से मारने वाले बने हैं। मुझे मरने की हालत में घर के कामों को करवाया, अपने पिता को लात गुस्से से मार पीट कर घर से धक्के मार कर बाहर निकालना चाहा। इसलिए मैं इन्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला। किसी ने सत्य कहा है, जो बोएगा वही काटेगा। जब तुमने बबूल बोया था तो आम खाने की इच्छा कैसे रख सकते हो? इंसानियत के नाते मैं तुम्हारे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलवा सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल छांव होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतजार अच्छे कर्म करके करना चाहिए, ना कि गलत कर्म करके। जल्दी ही कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाए। अगर आप आज किसी के साथ गलत करोगे तो कभी ना कभी आपके साथ जरूर बुरा होगा। इस प्रकार आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल देने वाला भगवान है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ।